पापा की पुरानी फाइलों में कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा था। तभी उसके हाथ में कुछ पेपर्स आए जिन पर खून के छींटे थे। रचित ने हैरानी से उन कागजों को देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। उन पर लिखे हुए बहुत से अक्षर लगभग मिट चुके थे। फिर भी जब उसने किसी तरह उन्हें पढ़ा तो हैरान रह गया। ये कागज किसी बंगले के थे जिसे उसके पापा ने वर्षों पहले खरीदा था। रचित उन कागजों को लेकर अपनी माँ वीणा जी के पास गया और उसने कहा, माँ देखो मुझे पापा की फाइल में क्या मिला है, बंगले के कागज। ये सुनते ही वीणा जी ने घबराकर उसके हाथ से उन कागजों को छीन लिया और बोली, तुझे किसने कहा था इन्हें हाथ लगाने के लिए? मैं आज इन्हें जला ही देती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम माँ? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पापा के पास ये बंगला था तब आज तक हम सब इस सड़े हुए किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं? पापा ने आज तक कभी इस बंगले का जिक्र तक नहीं किया और तुम भी कागज जलाने की बात कर रही हो। रचित परेशान सा बोला। इन कागजों को देखते हुए वीणा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें पोंछकर किसी तरह स्वयं को संभालते हुए उन्होंने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, इसीलिए आज मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। जहाँ पर ये बंगला है हम उसी जंगल के पास वाले शहर में रहते थे। हमारा कारोबार भी काफी फैला हुआ था। एक दिन हम दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। वहां नदी के किनारे ये शानदार बंगला खड़ा था। ये बंगला इतना सुंदर था कि एक ही नजर में मुझे भा गया और मैंने इसे खरीदने की जिद ठान ली। तेरे पापा ने मेरी इस जिद को पूरा भी कर दिया और जल्दी ही ये बंगला हमारा हो गया। हम अक्सर सप्ताह के अंत में वहां रहने जाते थे। एक दिन बंगले को सजाते हुए मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो इसी बंगले की थी, पर वो बहुत ही पुरानी और डरावनी थी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा करते ही मानो बंगले में तूफान आ गया। उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं और वहां से खून रिसने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अलमारी से निकलकर बंगले के कागज हमारे सामने हवा में नाचने लगे और उन पर खून के छींटे पड़ने लगे। साथ ही वातावरण में एक भयानक आवाज गूंजी, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से बाहर निकल गए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं बंगले के कागजों को समेटकर अपने साथ ले आई। अब मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत भारी भूल की थी। इस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। धीरे धीरे हमारा व्यापार भी डूबता चला गया। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तब हम सभी परिचितों और रिश्तेदारों से दूर इस शहर में रहने आ गए। तुम्हारे पापा नौकरी करने की हालत में नहीं रह गए थे, इसीलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। बाकी तो तुम सब कुछ जानते ही हो कि तुम्हारी नौकरी लगने से पहले हमने किस तरह दिन गुजारे हैं। अपनी माँ से सारा वृतांत सुनकर रचित भी दुखी हो गया। उसने वीणा जी के हाथ से बंगले के कागजों को लेकर उन्हें वापस फाइल के हवाले किया और खामोशी से दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। आज दफ्तर में भी रचित के दिमाग में उस बंगले की ही बातें घूम रही थी और काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा था। क्योंकि थोड़ी ही देर में कंपनी के बॉस मिस्टर धर्मिक के साथ उसकी मीटिंग थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मन मारकर उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाना ही पड़ा। मीटिंग के दौरान मिस्टर धर्मिक ने नोटिस कर लिया कि रचित कुछ परेशान सा है। रचित उनके प्रिय कर्मचारियों में से एक था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। सहसा रचित को याद आया कि मिस्टर धर्मिक अक्सर काली शक्तियों के विषय में पढ़ते रहते हैं और उनके विषय में वो खोजबीन भी करते रहते हैं, इसलिए उसने उन्हें सारी बात बता दी। रचित की बात खत्म होने के बाद मिस्टर धर्मिक ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है जिसे तुम्हारी माँ ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज शायद वो समय आ गया है कि मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा है मैं उसका उपयोग करूं, इसलिए हम कल ही उस बंगले में चलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? नहीं,
मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रचित घबरा कर बोला। धर्मित ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज रात कुछ विशेष पूजा करके हमारी सुरक्षा का सारा इंतजाम कर लूंगा। अब तुम घर जाकर आराम करो। मैं भी आज छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा हूँ। घर आकर जब रचित ने वीणा जी को मिस्टर धर्मित के साथ बंगले में जाने की बात बताई, तब उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रचित को मिस्टर धर्मित पर पूरा भरोसा था। अगले दिन तय समय पर मिस्टर धर्मित रचित के घर आए। वीणा जी ने उन्हें भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर धर्मित ने कहा, आंटी आप घबराइए मत। ईश्वर चाहेंगे तो आपका बंगला जल्द ही आपको वापस मिल जाएगा। बस आप बंगले के कागज मुझे दे दीजिए। अब वीणा जी कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई और उन्होंने कागज लाकर मिस्टर धर्मित को सौंप दिया। मिस्टर धर्मित ने उन कागजों को संभाल कर अपने बैग में रखने के बाद रचित के गले में अभिमंत्रित किया हुआ एक लॉकेट पहना दिया। वैसा ही लॉकेट उनके गले में भी था। चाहे कुछ भी हो जाए रचित, इस लॉकेट को तुम अपने गले से मत उतारना। ये अगले 48 घंटों तक हमें बुरी शक्तियों से बचाकर रखेगा और हमें नींद भी नहीं आने देगा। मिस्टर धर्मित के कहने पर रचित ने हामी भर दी। 7 घंटों के लंबे सफर के बाद मिस्टर धर्मित और रचित की गाड़ी उस बंगले के बाहर खड़ी थी। यह बंगला पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। उन दोनों ने जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोला, वहां तेज आंधी शुरू हो गई। फिर भी वो दोनों डरे नहीं और मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामकर बंगले में प्रवेश कर गए। बंगले के अंदर घोप अंधेरा था, लेकिन मिस्टर धर्मित पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। उन्होंने तुरंत अपने बैग से बड़ी बड़ी मोमबत्तियां निकालकर जला दी। इन मोमबत्तियों से एक खास किस्म की खुशबू आ रही थी। अभी वो दोनों आगे कुछ सोचते कि तभी बंगले में से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। इस हंसी के थमते ही वहां एक दूसरी आवाज गूंजी। तुम दोनों को क्या लगता है इन मोमबत्तियों की मदद से तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे? यह असंभव है, असंभव। इसलिए उन्हें बुझा दो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रचित और मिस्टर धर्मित थोड़ा सा घबरा गए। रचित कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर धर्मित ने उसे चुप रहकर पेंटिंग ढूंढने का इशारा किया। वो दोनों अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर अपने काम में जुट गए। लॉकेट और मोमबत्तियों के कारण बंगले में मौजूद काली शक्तियां इनके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो उन्हें डराने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अंदर अंदर थोड़ा डरने के बावजूद वो दोनों बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। 24 घंटे गुजर चुके थे। उनके लॉकेट की शक्ति खत्म होने में भी बस 24 घंटे ही शेष थे। ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं होंगे, रचित ने धीरे से मिस्टर धर्मित से कहा और गुस्से में उसने अपने पैरों को जोर से फर्श पर पटका। ऐसा करते ही उसका पैर फर्श को तोड़ता हुआ थोड़ा अंदर चला गया। यह देखकर मिस्टर धर्मित फर्श के गड्ढे में रचित के फंसे हुए पैर को बाहर निकालने के लिए थोड़ा झुके तो उनकी नजर फर्श के अंदर दबी हुई पेंटिंग पर पड़ी। रचित और मिस्टर धर्मित ने मिलकर किसी तरह वहां से वो पेंटिंग निकाल तो ली, पर इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए। मिस्टर धर्मित ने अब ध्यान से इस पेंटिंग को देखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इस पेंटिंग में एक खास तांत्रिक कोड में इस बंगले का राज लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु को प्रणाम किया, जिनसे उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने इस कोड को तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे बंगले के सारे राज उनके सामने स्पष्ट हो गए। किसी जमाने में इस बंगले की जगह कुछ तांत्रिकों का आश्रम था। वो अपनी काली सिद्धियों के जरिए सारे संसार को अपना गुलाम बनाकर उन पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे। जब इस गांव के मुखिया को इस विषय में पता चला, तब उसने अपने गुरु से सलाह मशवरा करके उन तांत्रिकों को उनके आश्रम के साथ ही जला दिया। इसके बाद उनके गुरु ने वहां मौजूद राख से यह तस्वीर बनाकर इसमें उनकी कहानी छुपा दी और उसके फ्रेम को मंत्र से बांधकर उन तांत्रिकों की बुरी शक्तियों को उन्होंने इसमें कैद कर दिया। साथ ही उन्होंने मुखिया जी को आदेश देकर
आश्रम की जगह ठीक इसी तस्वीर की तरह दिखने वाला बंगला यहाँ बनवा दिया।